Hello students, welcome to our YouTube channel that is Home Study by गोविंद सर। आप लोग प्रीवियस कुछ हमारे लेक्चर्स से हमें जानते होंगे कि हमारे YouTube चैनल पर केवल और केवल पढ़ाई होती है। अगर आप केवल पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यूसली जुड़े रह सकते हैं। ओके, चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। हालांकि इंटरेस्ट बेस्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट को दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से कम बनते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से भी पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट से। सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में से पहले हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू जिसको किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को या तो दिया जाए या उससे लिया जाए या कहीं इन्वेस्ट किया जाए, दैट मीन्स कोई भी इनिशियल वैल्यू जो कहीं इन्वेस्ट की जाती है, किसी से बोरो की जाती है, किसी को लैंड की जाती है, वो इनिशियल वैल्यू प्रिंसिपल कहलाती है, मूलधन कहलाता है। उसे कहा जाता है प्रिंसिपल, दैट इज नोन एज मूलधन। डिनोट करते हैं पी से। अब इस वैल्यू को अगर कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो एक स्पेसिफिक रेट से इन्वेस्ट किया जाएगा, एक स्पेसिफिक रेट से इन्वेस्ट करते हैं, दर डिनोट करते हैं आर से, आर परसेंट। अब इसके साथ यूज किया जाता है टर्म किस तरह से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग रेट डिपेंड करता है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में जनरली इंटरेस्ट को एनुअल बेसिस पर ही कैलकुलेट करने का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए रेट वार्षिक पर एनम हो जाता है, पर एनम या परसेंट पर एनम। इसे हिंदी में कहा जाएगा वार्षिक। इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है शॉर्ट में, दैट इज पीसीपीए। पीसीपीए हिंदी में इसको बोलते हैं प श प व, ऐसा कहा जाता है। क्या मतलब? पीसीपीए होता है परसेंट पर एनम, हिंदी में प श प व होता है प्रतिशत प्रति वर्ष। ये रेट को डिनोट करने वाले टर्म। अगर किसी नंबर के साथ ऐसा लिखा हो पीसीपीए या पौषा पावर, दैट मींस वो रेट को डिनोट कर रहा है। अब इस वैल्यू को इस रेट से कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया गया, तो ड्यूरेशन दैट इज टाइम, समय, टी से डिनोट करते हैं। नाउ कोई भी फॉर्मूला फॉर्मेट अगर बन रहा है और उसके अंदर यूनिट्स यूज होती है तो यूनिट्स का आइडेंटिकल होना जरूरी होता है। जैसे हम रेट पर एनम वार्षिक ले रहे हैं तो टाइम ईयर्स में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। अगर आप रेट हाफ ईयरली लेते हैं तो फिर टाइम हाफ ईयर्स में होना चाहिए, रेट मंथली लेते हैं तो टाइम मंथ्स में होना चाहिए। आइडेंटिकल फॉर्मेट के रेट और टाइम की यूनिट्स होनी चाहिए, नहीं तो आंसर गलत है। ओके, अब इस वैल्यू को इस रेट से इतने ड्यूरेशन के लिए अगर कहीं इन्वेस्ट किया गया है तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगी, वही एक्स्ट्रा इनकम इंटरेस्ट कहलाती है। इसे कहा जाता है ब्याज। अगर केवल इंटरेस्ट कहा गया है तो दैट मींस वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट टर्म, कंपाउंड टर्म को यूज किया जाता है। अगर केवल ब्याज लिखा है तो वो साधारण ब्याज होगा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो उसके साथ स्पेशली चक्रवृद्धि टर्म को यूज किया जाता है। फिलहाल हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट दैट मींस ब्याज, इसे आई से डिनोट किया जाता है और जिसकी वैल्यू होती है प्रिंसिपल रेट टाइम का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 100, दैट इज पीआरटी अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो जाता है। अब आपका अपना पैसा और आपको मिलने वाला एक्स्ट्रा पैसा अगर दोनों को मिलाकर एक साथ रिटर्न कर दिया जाए तो दैट इज नोन एज अमाउंट। इसे कहा जाता है अमाउंट, इसे मिश्र धन बोलते हैं हिंदी में, और डिनोट करते हैं इसे ए से, जो कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होता है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को सम करने पर फॉर्मेट बनेगा पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। सिंप्लीफाई करने पर अमाउंट का कॉन्सेप्ट ये हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स में याद रखिएगा रेट और टाइम आइडेंटिकल होना जरूरी है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। क्लियर? अब इन सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम बिकम्स रुपीज 1440 in 2 years while it becomes 2040 rupees in 7 years at a specific rate of interest. Find the principal value and rate. मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें जो डेटा दिया गया उसमें कहा गया है अ सर्टेन सम बिकम्स
1440 रुपीज इन 2 ईयर्स, 1440 रुपीज इन 2 ईयर्स, ऐसा कहा गया 40 रुपीज इन 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के बाद की जो ये वैल्यू 1440 रुपीज हमें दी गई है, ये क्या है? नाउ रिमेंबर, यहां पर आपको जो सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ रुपीज दी जाएंगी वो तीन होंगी, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट। आपको इन तीनों में डिफरेंशिएट करके इन्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नाउ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, जिस वैल्यू को इनिशियली इन्वेस्ट किया जा रहा है, किसी को उधार दिया जा रहा है, किसी से उधार लिया जा रहा है, वो इनिशियल वैल्यू प्रिंसिपल होती है। लेकिन एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद की वैल्यू प्रिंसिपल नहीं हो सकती, वो या तो इंटरेस्ट होगा या अमाउंट होगा। अब अगर क्वेश्चन में स्पेशली इंटरेस्ट कहा गया है तभी वो वैल्यू इंटरेस्ट की होगी, अदरवाइज एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद की वैल्यू अमाउंट हो जाएगी। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया सर्टेन सम बिकम्स 1440 रुपीज इन 2 ईयर्स। इसमें 2 ईयर्स के बाद की वैल्यू है तो प्रिंसिपल तो नहीं होगी, और इंटरेस्ट कहा नहीं गया तो डेट मींस ये अमाउंट की वैल्यू, तो ये अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स है, 2 वर्ष का मिश्र धन। ठीक, ऐसे ही अगला जो वैल्यू हमें दिया गया है डेट इज 7 ईयर्स की वैल्यू हमें दी गई है, और 7 ईयर्स की वैल्यू कितनी दी गई है स्टूडेंट्स? वो कहा गया है रुपीज 2040, 2040 रुपए, और इसके लिए भी 7 साल के बाद है, प्रिंसिपल होगा नहीं, इंटरेस्ट कहा नहीं गया, तो ये भी अमाउंट हुआ। दैट मींस हमें 2 डिफरेंट ड्यूरेशन के अमाउंट्स की वैल्यूज दे रखी है, 2 अलग अलग समय काल की हमें अमाउंट मिश्र धन की वैल्यू दे रखी है, और दोनों ही अमाउंट है। तो 2 साल से 7 साल के बीच में ड्यूरेशन कितना हो गया? 5 साल का, और इस 5 साल के ड्यूरेशन में पैसा कितना बढ़ा अगर इसकी बात करें तो डेट इज 0 0, डेट मींस 6। इसका मतलब 5 साल में 600 रुपए की वैल्यू बढ़ जाती, और बढ़ा हुआ पैसा क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट। इसका मतलब ये इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर्स की वैल्यू हो जाती, तो ये 5 साल के इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई। अब सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो भी रेट है वो पूरे ड्यूरेशन में कांस्टेंट बना रहता है। इसका मतलब रेट वैरी नहीं करता है। अगर रेट वैरी नहीं कर रहा है तो हर साल मिलने वाले, हर स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए मिलने वाले इंटरेस्ट की वैल्यू भी बराबर हो जाती है, या सिंपली कहा जाए हर साल इंटरेस्ट बराबर मिलता है। अब सिंपल इंटरेस्ट में अगर 5 साल का इंटरेस्ट 600 रुपए है तो हर साल का इंटरेस्ट बराबर होने की वजह से इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा बताया जा सकता है। 5 साल में अगर 600 रुपए का इंटरेस्ट है तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 600 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 120 रुपीस। इसका मतलब हर साल 120 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। ना हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, दोनों फाइंड करने। अगर 1 साल का इंटरेस्ट आपको पता है तो अमाउंट की बात करें तो अमाउंट तो हमें 2 ड्यूरेशन की पता है, तो 2 साल का या 7 साल का, तो दोनों में से किसी एक ड्यूरेशन के लिए सॉल्व कर रहे थे। लेट फॉर 2 इयर्स हम 2 साल के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो 2 साल के अमाउंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1440। अगर 2 साल का अमाउंट हमारे पास है तो इंटरेस्ट भी 2 साल का ही होना चाहिए, 2 इयर्स का ही इंटरेस्ट हमारे पास होना चाहिए। 1 ईयर का इंटरेस्ट 120, तो 2 इयर्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इसका डबल, दैट इज 240 रुपीस। हमारे पास अमाउंट है, इंटरेस्ट है, अमाउंट और इंटरेस्ट का डिफरेंस ही एक्चुअली प्रिंसिपल होगा। सो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अमाउंट की वैल्यू 1440 रुपीस, इसमें से इंटरेस्ट की वैल्यू 240 निकाल देते हैं तो दैट वुड बी 1200 रुपीस का प्रिंसिपल होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो 1200 रुपए का प्रिंसिपल रहा होगा। हमने अभी फाइंड किया प्रिंसिपल की वैल्यू 1200 रुपीस है। अब प्रिंसिपल आ जाने के बाद हमसे रेट भी पूछा गया। अगर सिंपल इंटरेस्ट के केस में रेट आइडेंटिफाई करना हो तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से अगर हमें रेट आइडेंटिफाई करना हो तो रेट कितना हो जाएगा? रेट हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। इनकी वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं ना। ऐसे में प्रिंसिपल की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 1200, दैट इज इंटू, अब टाइम और इंटरेस्ट की वैल्यू कितना ले, तो इंटरेस्ट और टाइम हमारे पास 2-3 ड्यूरेशन के थे। हमारे पास 2 इयर्स का इंटरेस्ट भी था, हमारे पास 1 ईयर का इंटरेस्ट भी है, 5 ईयर का इंटरेस्ट भी है, किसी को भी लेके सॉल्व किया जा सकता है। तो लेट फॉर 1 ईयर इंटरेस्ट हम लेते हैं 120, तो इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी 120 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन हो गया हमारे पास टाइम 1 ईयर। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 00 एंड 12 10, सो रेट हो जाएगा 10%। तो 10% का रेट और प्रिंसिपल वैल्यू 1200 रुपीस रहा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इन्वेस्टेड certain amount for 3 years at a specific rate. If the rate would have been 4% higher, he would have received 9,000 rupees more. Find the value of investment made by him. That's the question. Well, simple interest के किसी भी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ओवरऑल 5 वैल्यूज में से कोई सी 3 वैल्यूज देने पर हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और वो 5 वैल्यूज हैं प्रिंसिपल, रेट, टाइम
इंटरेस्ट और अमाउंट। इन 5 में से 3 वैल्यूज दी जानी चाहिए, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पर्सन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट, तो कितना इन्वेस्ट किया नहीं बताया गया। एट ए स्पेसिफिक रेट, किस रेट से, ये भी नहीं बताया गया। आगे कहा गया फॉर 3 इयर्स, तो 3 इयर्स के ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया। बाकी इंटरेस्ट और अमाउंट की कोई वैल्यू हमें नहीं दी गई। पहले स्टेटमेंट में हमारे पास डेटा केवल टाइम का। आगे कहा गया इफ द रेट वुड हैव बीन 4% हायर, अगर रेट 4% ज्यादा होता, पहले वाला रेट तो हमें नहीं दिया गया, पहले जो भी रेट था अगर उससे 4% ज्यादा होता रेट, द इंटरेस्ट रिसीव्ड ही वुड हैव रिसीव्ड 9,000 रुपीज मोर, तो उसे 9,000 रुपए ज्यादा मिलता, ऐसा कहा गया है। 9,000 रुपए ज्यादा मिलने का मतलब जो भी पहले इंटरेस्ट मिल रहा था उससे 9,000 रुपए ज्यादा मिलेगा, दैट्स द वैल्यू। ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया। ओके, बाकी और कोई वैल्यू हमें नहीं दी गई। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन में इन 5 में से किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी की भी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक सर्टेन न्यूमेरिकल टर्म से या तो इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए अगर कहा जाता है, तो जितना भी बढ़ाने या कम करने के लिए कहा जा रहा है, हम उसी को वेरिएबल की वैल्यू लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? तो हमसे कहा गया रेट पहले वाला नहीं दिया गया, 4% रेट ज्यादा होता तो हम रेट की वैल्यू को 4% ही ले लेंगे। क्लियर? टाइम की वैल्यू 3 इयर्स ऑलरेडी हमें दे रखी है, दैट इज, और इंटरेस्ट के लिए कहा गया 9,000 रुपए ज्यादा मिलता, पहले वाला इंटरेस्ट नहीं पता, 9,000 ज्यादा होता है, इसका मतलब एक्सटेंड करने के लिए कहा गया, तो जितना भी बढ़ाने के लिए कहा गया है उसी को हम इंटरेस्ट की वैल्यू ले लेंगे। अब हमारे पास 3 वैल्यूज हो गई। इसके थ्रू हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय हिम, उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया ये बताओ, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए कॉन्सेप्ट होता है इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन आर इनटू टी। इन वैल्यूज को प्लेस करते हैं, इंटरेस्ट 9,000 इनटू 100, 9,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट हमारे पास 4 इनटू 3। रिमेंबर स्टूडेंट्स, पांचों में से, सिंपल इंटरेस्ट के केस में पांचों में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक सर्टेन न्यूमेरिकल टर्म से बढ़ाने या घटाने के लिए अगर कहा जाता है, तो जितना भी बढ़ाने या घटाने के लिए कहा गया है उसी को वेरिएबल की वैल्यू लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग 4 3 12, 7 is 84, 5 is 60, that is this one, तो it means 75,000 रुपीस का इन्वेस्टमेंट रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ 2 years एट अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रुपीज 245। आगे कहा गया इफ द इन्वेस्टमेंट बिकम्स 5 times फॉर द नेक्स्ट 2 years, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 4 years। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन कहा गया है कि इसका 2 years के इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है ये हमें दिया गया। इसमें कहा गया इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ 2 years एट अ स्पेसिफिक रेट, रेट भी नहीं बताया गया कितना, चलिए मान लेते हैं 8% का रेट है, तो इंटरेस्ट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 245 रुपीस, ऐसा कहा गया। आगे कहा गया इफ द इन्वेस्टमेंट बिकम्स 5 times फॉर द नेक्स्ट 4 years, ये हो गया फर्स्ट 2 years के लिए, फर्स्ट 2 years, शुरू के 2 years के लिए डेटा ये दिया था। आगे कहा गया फॉर नेक्स्ट 2 years, अगले 2 साल के लिए प्रिंसिपल की वैल्यू को करने के लिए कहा गया कितना, इफ द इन्वेस्टमेंट बिकम्स 5 times फॉर द नेक्स्ट 4 years, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 times हो जाती है इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू का 5 गुना हो जाएगा प्रिंसिपल नेक्स्ट 2 years के लिए। नेक्स्ट 2 years इसका मतलब ड्यूरेशन 2 years ही रहेगा, और रेट में कोई चेंजेस करने के लिए कहा नहीं गया है, एट द सेम रेट, इसका मतलब रेट वही रहेगा। तब इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी होगी, फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो ये, हमने इंटरेस्ट की वैल्यू को अगर देखें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो PRT अपॉन 100 होता है। ओके, अगर आप प्रिंसिपल रेट और टाइम में से किसी भी वैल्यू को एक सर्टेन मल्टीपल टाइम में चेंज करते हैं, गुणात्मक रूप में बदल देते हैं, तो इंटरेस्ट की वैल्यू भी उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं हम इंटरेस्ट की वैल्यू को कर देते हैं 2 गुना, रेट को हमने कर दिया 3 गुना, और टाइम लाइन उतना ही रहने देते हैं। अब अगर नए इंटरेस्ट की बात करें कितना आता है, न्यू इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अगर इसकी बात करें, तो नया इंटरेस्ट कितना होगा, अगर आप ध्यान दें तो 2 times ऑफ P 3 times ऑफ R, इसका मतलब 3 2 6 times ऑफ P इंटू R इंटू T अपॉन 100 हो गया, और P इंटू R इंटू T की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, हाई, सो 6 times ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। इसका मतलब प्रिंसिपल रेट और टाइम में से किसी को भी एक सर्टेन मल्टीपल टाइम से अगर चेंज किया जाए तो इंटरेस्ट की वैल्यू भी उतना ही मल्टीपल टाइम्स चेंज हो जाता है। क्लियर? तो ऐसे में प्रिंसिपल की वैल्यू
2 साल में इनिशियल 2 इयर्स में 8% के रेट से 245 रुपीज का इंटरेस्ट देती है। अब प्रिंसिपल को 5 गुना करने के लिए कहा गया है, टाइम 2 इयर्स ही है, नेक्स्ट 2 इयर्स का मतलब 2 इयर्स, रेट सेम वही है, इंटरेस्ट फाइंड करना है। PRT अपॉन 100 में से PRT इन तीनों में से किसी को भी एक सर्टेन मल्टीपल से चेंज किया जाए तो इंटरेस्ट भी उतना ही मल्टीपल टाइम चेंज हो जाता है। हम प्रिंसिपल को 5 गुना कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी हमारा 5 गुना ही हो जाएगा। चलिए इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कितना होता है। तो इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, दैट्स द इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल की बात करें तो इस केस में प्रिंसिपल कितना है, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ P। रेट पहले वाला ही है, टाइम T 2 इयर्स ही रहेगा, दैट इज डिवाइडेड बाय 100। अब अगर आप ध्यान दें तो ये पूरी वैल्यू PR2 अपॉन 100 पहले वाले इंटरेस्ट के बराबर है, PR2 अपॉन 100, दैट मींस 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल इंटरेस्ट हो जाएगा। और इंटरेस्ट कितना है 245, दैट मींस 5 टाइम्स ऑफ 245 हो जाएगा। ये अगले 2 साल के इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी। सिंपलीफाई करते हैं कितना होता है, 5 5 जा 25, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10 and 2 12, दैट इज, इसका मतलब अगले 2 साल में इंटरेस्ट की वैल्यू इतनी होगी और पहले 2 साल का इंटरेस्ट ये था, तो टोटल इंटरेस्ट ऑफ 4 इयर्स कितना हो जाएगा, फाइंड करते हैं। टोटल इंटरेस्ट ऑफ 4 इयर्स, तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, शुरू के 4 साल का इंटरेस्ट 245, नेक्स्ट 4 इयर्स का इंटरेस्ट, नेक्स्ट 2 इयर्स का इंटरेस्ट 1225, तो टोटल हो जाता है 70 and 14, 1470 रुपीज का टोटल इंटरेस्ट हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the interest of rupees 29,200 at the rate of 15% for the duration 3rd March 2019 to 12th October 2019, that's the question। अब इसके अकॉर्डिंग फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 29,200, इसका मतलब किस वैल्यू का, तो प्रिंसिपल वैल्यू 29,200 अपने क्वेश्चन में दे रखा है। आगे कहा गया है एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, 15% वार्षिक की दर से इस वैल्यू का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब टाइम की बात करें तो टाइम एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है, टाइम के लिए कहा गया है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन, हमसे कहा गया 3rd मार्च 2019 टू कहां तक, दैट इज 12th अक्टूबर 2019। 3rd मार्च 2019 से 12th अक्टूबर 2019 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमसे कहा गया। अब हमें एग्जैक्टली ड्यूरेशन देने की बजाय एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन दिया हुआ है, टाइम एग्जैक्टली नहीं दिया है, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन दिया हुआ है। अब अगर ऐसी ड्यूरेशन का हमसे कहा जाए इंटरेस्ट फाइंड करो, इस ड्यूरेशन के लिए इंटरेस्ट फाइंड करो, इस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो इंटरेस्ट के लिए तो PRT अपॉन 100 में टाइम एग्जैक्टली चाहिए, तो टाइम एग्जैक्ट तो दिया नहीं, तो टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कभी भी अगर आप टाइम को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ड्यूरेशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बी केयरफुल, क्योंकि एक एक दिन का इंटरेस्ट मैटर करता है। अगर गलती से एक भी दिन छूट गया तो भी इंटरेस्ट की वैल्यू गलत आएगी, और एक भी दिन एक्सेस ले लिया तो भी इंटरेस्ट की वैल्यू गलत आएगी, इसलिए एग्जैक्टली ड्यूरेशन कैलकुलेटेड होना चाहिए। अब एग्जैक्ट ड्यूरेशन अगर चाहिए तो अगर आप ध्यान दें 2019 टू 2019, इसका मतलब सेम ईयर है, तो हम इस ड्यूरेशन के सारे डेज को काउंट कर लेते हैं, बाद में उसे पर एनम रेट होने की वजह से ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर? तो ड्यूरेशन काउंट करते हैं। 3rd मार्च से शुरू करना, तो मार्च से शुरू करके हमें मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, इन ड्यूरेशंस के लिए टोटल डेज काउंट करने हैं, कितने होंगे। तो मार्च के लिए काउंट करना है 3rd मार्च से। ओके, अब क्वेश्चन में ऐसा तो बताया नहीं गया कि इंक्लूड करना है नहीं करना है, तो हम जनरली दोनों डेट्स को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं कहा गया है तो किसी एक डेट को इंक्लूड करते हैं और एक को एक्सक्लूड करते हैं, और अगर कहा जाए तो दोनों डेट्स को इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? तो 3rd मार्च से 12th अक्टूबर तक कहा गया, तो लेट हम 3rd मार्च को नहीं लेते हैं, उधर से 12th अक्टूबर को ले लेंगे, दोनों में से एक डेट लेते हैं, एक को एक्सक्लूड किया जाता है। तो 3rd मार्च का मतलब मार्च का मंथ कितने डेज का होता है, 31 में से 3 निकाल देते हैं, तो बचा कितना हमारे पास 28 डेज। अब अप्रैल 30 डेज, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर में 12 तक जाना है तो अक्टूबर के 12 डेज लेंगे। इस तरह से हमारे पास टोटल डेज की काउंटिंग इतनी हो जाती है। काउंट करते हैं, 8 9 10 11 13 कैरी 1 3 6 9 12 15 18 21 22, 223 डेज का ड्यूरेशन हो गया। लेकिन हमें ड्यूरेशन डेज में नहीं चाहिए, क्योंकि रेट पर एनम है, तो ड्यूरेशन भी हमें ईयर्स में चाहिए।
तो इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 to 3 डिवाइडेड बाय, डिपेंड करेगा कौन सा ईयर, 2019 लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर कितने डेज का होता है, 365 डेज का, इसलिए डिवाइडेड बाय 365 करेंगे, ओवरऑल इतने ईयर्स हो जाए। इसी को ड्यूरेशन लेकर हम इंटरेस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट हो जाएगा PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल हमारे पास है 29,200 मल्टीप्लाइड बाय रेट हमारे पास है 15%। टाइम हमने अभी आइडेंटिफाई किया 223 अपॉन 365 एंड डिवाइडेड बाय 100। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी आता है वो इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं। 00 एंड 5 3 15, 5 7 3 73, 7 4 28 4 times, that is 4 3 12, 3 36, 12 2 24, 27, 12 2 24 and 26. It means 2,676 rupees का टोटल इंटरेस्ट हो जाता है। क्लियर? A person invested different amounts in 3 different schemes at the rate of 10%, 12% and 15% respectively for the duration 6 years, 10 years and 12 years respectively. If he gets equal interest from all the schemes on maturity, find the ratio of the investment made by him in the schemes. That was the question. ये हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान दें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ पर्सन इन्वेस्टेड डिफरेंट अमाउंट इन 3 डिफरेंट स्कीम्स। इसका मतलब 3 स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया गया, फर्स्ट स्कीम, सेकंड स्कीम एंड थर्ड स्कीम। इन तीनों ही स्कीम में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट कितना किया गया नहीं बताया गया, और उसी इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमसे पूछा गया। इन्वेस्टमेंट इनिशियल वैल्यू होता है प्रारंभिक धनराशि, तो मोर देन पी ले लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट अमाउंट्स का है तो P1, P2 एंड P3 कंसीडर कर लेते हैं। लेट, ये हमसे पूछा गया। नाउ किस रेट से इन्वेस्ट किया गया, ये रेट आपको दिया गया, हमसे कहा गया है एट द रेट ऑफ 10%, 12% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। अब ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम कितना कितना दिया हुआ, टाइम हमें दिया गया है, टाइम दिया हमें 6 इयर्स, 10 इयर्स एंड 12 इयर्स रिस्पेक्टिव, ऐसा कहा गया। हमसे फाइनली पूछा गया है, साथ में एक डेटा और दिया गया है कि तीनों स्कीम से जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट की वैल्यू, तीनों स्कीम से मिलने वाला इंटरेस्ट, ब्याज बराबर है, ऐसा कहा गया है। इंटरेस्ट आई से डिनोट करते हैं, फर्स्ट स्कीम का इंटरेस्ट, सेकंड स्कीम एंड थर्ड स्कीम का इंटरेस्ट। क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इफ ही गेट्स इक्वल इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल द स्कीम्स, अगर तीनों से बराबर इंटरेस्ट मिलता हो तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताओ कितना है, ये हमसे पूछा गया। दैट्स द क्वेश्चन। क्लियर? नाउ इन्वेस्टमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू, रेट, टाइम, तीनों वैल्यूज हमारे पास है, तो इंटरेस्ट तीनों का अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं फिर तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास है P1, रेट 10, टाइम 3, 6 अपॉन 100, फर्स्ट स्कीम का इंटरेस्ट। सेकंड स्कीम की बात करें तो P2 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 100, सेकंड स्कीम का इंटरेस्ट हो गया। थर्ड स्कीम की बात करें तो डेट इज P3 इंटू 15 इंटू 12 अपॉन 100, ये थर्ड स्कीम का इंटरेस्ट, और ये सब आपस में बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। इसको सिंप्लीफाई करके हमें P1, P2 और P3 का रेशियो आइडेंटिफाई करना है कितना हो। नाउ फ्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग अगर कुछ फ्रैक्शंस इक्वल में दिए हैं तो न्यूमरेटर्स को आपस में और डिनोमिनेटर्स को आपस में डायरेक्टली सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो 100 सब जगह कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। मल्टीप्लाई किया 60 P1 विल इक्वल टू 120 P2 विल इक्वल टू 180 P3, that is now 60 2s and 60 3s, so P1 equal to 2 P2 is equal to 3 P3। ये एक रिलेशन बन गया। ओके, ये P1 P2 P3 का रेशियो नहीं हुआ, ये एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन से P1 P2 P3 का रेशियो आइडेंटिफाई करना है कितना हो। नाउ अगर कभी भी इक्वल में कुछ वैल्यूज दी और वहां से आपको रेशियो कैलकुलेट करना हो तो रेशियो प्रोपोर्शन का एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, उसको यूटिलाइज करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। अगर कभी कुछ फ्रैक्शंस इक्वल में दिए जाए, रेशियो के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कुछ फ्रैक्शंस इक्वल में दिए जाए, जैसे a अपॉन x इक्वल टू b अपॉन y इक्वल टू c अपॉन z, ऐसा दिया हो, अगर कुछ फ्रैक्शंस इक्वल में दिए जाएं तो इनके न्यूमरेटर्स का रेशियो, इनके अंशों का अनुपात इनके डिनोमिनेटर के रेशियो के बराबर होता है। दैट्स द रूल, इनके हरों के अनुपात के बराबर होता है। और कहीं ऐसा लिखा हो तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख पाएंगे। कैसे? फर्स्ट अपॉन फर्स्ट इक्वल टू सेकंड अपॉन सेकंड इक्वल टू थर्ड अपॉन थर्ड, ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। अब ऐसे में हमारे पास जो रिलेशन हमने अभी आइडेंटिफाई किया है, दैट इज
P1 इज इक्वल टू 2P2 इक्वल टू 3P3। हमने रिलेशन अभी आइडेंटिफाई किया। इस रिलेशन में हमें P1 P2 P3 का रेशियो निकालना, तो P1 P2 P3 के साथ या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो जो भी टर्म्स इसके साथ हैं उनको यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। 2 3 को एलिमिनेट करने के लिए 2 3 का एलसीएम 6 से सबको डिवाइड करते हैं ताकि मल्टीप्लाई के टर्म्स एलिमिनेट हो जाए। 2 और 3 जो भी मल्टीप्लाई के टर्म्स थे उनके एलसीएम से हमने सबको डिवाइड कर दिया। So that becomes P1 upon 6 equal to 2P2 upon 6 and that is equal to 3P3 upon 6। ऐसा हो जाएगा 2 से 3 times and 3 से 2 times। ऐसा करने पर P1 upon 6 equal to P2 upon 3 equal to P3 upon 2। ये रिलेशन बन गया। अब ये रिलेशन इस कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो न्यूमरेटर्स का रेशियो डिनोमिनेटर के रेशियो के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स P1 रेशियो P2 रेशियो P3 should be 6:3:2। That should be the ratio of investment made by him in the scheme। तो उसके द्वारा, व्यक्ति के द्वारा तीनों स्कीमों में लगाई गई धनराशि का अनुपात ये हो जाना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? वेल स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट के कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को आज हमने डिस्कस किया। ओके, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का रीज़न ये है कि टेलीग्राम पर हम टाइम टू टाइम कुछ क्विजेज ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर आपके कुछ डाउट्स हैं तो उनका डिस्कशन किया जा सकता है। इसलिए टेलीग्राम के थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वहाँ से भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल का एड्रेस है होम स्टडी बाय गोविंद सर। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए और हमारा टेलीग्राम एड्रेस है दिस वन। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। हमारा फेसबुक पेज का एड्रेस सेम वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का एड्रेस है, दैट इज़ होम स्टडी बाय गोविंद सर। थैंक यू।